जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल श्रीगिर क्लासेस 2.0 के नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले क्लास में सीड एंड सीड जर्मिनेशन पढ़ा दिया और जो आपकी बायोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली दी गई थी वो भी हमने आपको पढ़ा दी। उसमें की 2 फैमिली भी रह रही वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, तो आप लोग वो फैमिली जरूर याद करके जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सीड एंड सीड जर्मिनेशन हमने 3 क्लास में पढ़ा है, वो आप लोग याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हम आपको जो क्लासेस देंगे उसमें सिर्फ इतना देने वाले हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आएगा, हमारे अकॉर्डिंग एग्जाम की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है। तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या मेन डिफरेंस होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्रियल बायोलॉजी है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें हमने पेपर उठा के देखा है, तो उसमें हमने देखा है कि वहां पर डिफरेंस पूछता है। तो इनमें सबसे पहले ये देखेंगे। और उमेश सर आपको, हमें लग रहा है हमने देखा है उमेश सर आपको सेल पढ़ा चुके हैं। क्या सेल कोशिका पढ़ा चुके हैं, तो हम आपको यहाँ पर सेल नहीं पढ़ाएंगे। क्या सेल, पूरी सेल जो आपकी वो प्लांट सेल पढ़ाए हैं उमेश सर, प्लांट या एनिमल सेल, वो एनिमल अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, क्योंकि वो उमेश सर नहीं पढ़ाए हैं। और आपको ये जो प्लांट सेल है वो उमेश सर पढ़ा चुके हैं, तो वो जो उन्होंने एक फिगर ऐसे बनाकर आप लोगों को पढ़ाया होगा और आप लोग इंटर में भी ये पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जो इंटर का सिलेबस आप लोग देखेंगे तो उससे ही स्टार्ट होती कुछ इस प्रकार की उमेश सर ने आपको पढ़ाया। तो हम सिर्फ यहाँ पर कोशिका का हल्का से आपको एकदम ब्रीफ देते हुए चल रहे, एकदम हल्का सा बताते हुए चल रहे हैं। अगर वो आप नहीं जानेंगे और अगर आपने वो वीडियो उमेश सर का नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाना, चेक करना, जेनेटिक्स में पढ़ाए हुए हैं। किसमें? जेनेटिक्स में, क्योंकि आपके जो जेनेटिक्स है उसमें भी दिया है सेल और आपकी जो बायोलॉजी इसमें भी दिया है सेल एंड सेल डिवीजन। तो हम जो इसका सेल एंड सेल डिवीजन है वो वाला पार्ट उमेश सर आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सेल बस थोड़े सा इंट्रो दे रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी सेल होती है कोशिका, सेल यानी कि कोशिका, ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी खोज किसने की? ठीक है, जो सेल होती है। तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे, इसकी जो हल्का सा आपको लोग बताते चल रहे हैं खोज इसकी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें? 1665 ईस्वी में। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस सेल की कैसे खोज की ये बता रहे हैं। इन्होंने एक बोतल की कार्क में, जो हमारी बोतल होती है उसकी जो ऊपर लगती है कार्क, ये मान लीजिए आपकी बोतल की एक कार्क है। क्या है? कार्क, बोतल को बंद करने के लिए जो कार्क लगाई जाती वो है। उस कार्क में देखा ये कुछ इस प्रकार कार्क, मान लीजिए ये आपकी कार्क है। उन्होंने बोतल में देखा कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस मधुमक्खी के छत्ते के समान इस कार्क में बहुत से ऐसे हल्का, एकदम महीन एकदम हल्के छत्तों के समान आकृति देखी। और जो वो आकृति जब उन्होंने देखी तो उन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते के समान ये आकृति देखी, इसको उन्होंने क्या कहा? सेल। क्या कहा? सेल शब्द का नाम का प्रयोग किया। और जो उन्होंने सेल शब्द का नाम दिया वो कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका दिया। उन्होंने क्या दिया? जो उन्होंने सेल नाम दिया, ये कोशिका दी, तो वो कोशिका किस आधार पे दिया, मतलब किस आधार पे कह दिया कि ये कोशिका है। तो जो उन्होंने आधार लिया वो कोशिका भित्ति। उसके बाद जब उन्होंने प्लांट में देखा तो कोशिका भित्ति के आधार पर इसका सेल नाम दिया। तो ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, उमेश सर आपको पढ़ा चुके हैं, हल्का सा बिल्कुल आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा मधुमक्खी कार्क, लिख लेंगे बोतल की कार्क, बोतल की कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी छत्ते के समान, छत्ते, बस इतना आप लोग समझ जाएंगे। मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी। और ये जो खोज की ये कहां पर हमें मिला, सबसे पहले ये हम फैक्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये कहां पर उन्होंने मिला, तो ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे ये उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया
ग्राफिया पुस्तक में छापा, पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छापा कि मतलब हमने ऐसा देखा और इस आधार पर हमने एक सेल का नाम दिया या सेल नाम दिया या कोशिका नाम दिया। उसके बाद आप लोगों को हम एक फैक्ट यहाँ पर लिख लें कि जो रॉबर्ट हुक साहब ने ये सेल खोजी, ये कैसी, जीवित थी या जीवित नहीं थी या मृत थी। तो सब अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये अगर जीवित खोजा था या मृत खोजा था। तो यहाँ पर सबसे लिख लेंगे, एक आप पॉइंट बना कर लिख लेंगे कि जो ये सेल खोजी तो ये सेल कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। क्या थी, मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं क्या थी, मृत कोशिकाएं थी, वे जीवित कोशिकाएं नहीं थी। तो फिर जीवित कोशिकाएं किसने खोजी, क्या है, फिर जीवित कोशिकाएं किसने खोजी, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो आपकी जीवित कोशिकाएं खोजी, जीवित कोशिका खोजी 1764 में, इन्होंने खोजा 1665, 1764 लगभग, देखिए एकदम एक शताब्दी का अंतर आ रहा है। इन्होंने खोजा, जो जीवित सेल खोजी गई, ये जो वैज्ञानिक थे वे थे लियन हॉक साहब, लियन हॉक जी ने जीवित सेल का खोजी। क्या, इन्होंने जो सेल खोजी थी मधुमक्खी के छत्ते के समान, वो मृत कोशिकाएं थी, और जो जीवित कोशिकाएं खोजी वो 1764 में लियन हॉक साहब ने खोजी। फिर इतना आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको, तो साफ कर देंगे, इसमें हम बताएंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जो आपकी सेल थ्योरी है वो किसने दी। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत आपकी जो सेल थ्योरी, आपकी सेल थ्योरी किसने दी, और इसमें सेल थ्योरी में किसने दी, और इस सेल थ्योरी में क्या क्या बताया। तो ये जो आपकी जो सेल थ्योरी थी ये आपको दी, ये किस वैज्ञानिक ने दी, तो वैज्ञानिक का आप लोग नाम लिख दें, स्लाइडेन, स्लाइडेन, स्लाइडेन प्लस स्वान, 1824 में। जो आपकी कोशिका सिद्धांत दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। और इस सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले जो एक पॉइंट बताया, वो पॉइंट क्या बताया कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जो सभी जीवों का शरीर होता है वो एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया, ये आप लोग देख लेंगे कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका जीव, फिर दूसरा आपका जो हो जाएगा वो कोशिका जीव के शरीर की मूलभूत इकाई है। क्या है, कोशिका, जो इन्होंने दूसरा कोशिका सिद्धांत में पहला इन्होंने ये दिया, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया तो उन्होंने बताया कोशिका जीव के शरीर की मूलभूत इकाई है। क्या है, मूलभूत इकाई है, जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती। इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया, दूसरा सिद्धांत, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और जो दूसरा पॉइंट बताया कि कोशिका जीव के शरीर की मूलभूत इकाई होती है और उसके जीवन की समस्त क्रियाएं कोशिका के में संपन्न होती हैं। ठीक है, फिर इन्होंने इसमें तीसरा पॉइंट बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। फिर इन्होंने उसी पॉइंट में ये बताया कि प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करता है। क्या करता है, एक कोशिका से शुरू करता है और वह इसी प्रकार चलाता रहता है, तो उसे एक कोशिकी जीव कहते हैं। इन्होंने जो ये तीसरा पॉइंट देखेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं और प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करता है और अगर वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है तो उसे एक कोशिकी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। और आपके जो एक कोशिकी जीव होते हैं उसका उदाहरण लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। आपका हो जाएगा ईस्ट डाइटम्स,
ईस्ट डाइटम्स क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, डाइटम्स हो जाएगा, और आपके इसके अंतर्गत जितने जीवाणु आएंगे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीवाणु, जीवाणु आदि। क्या हो जाएगा, अगर सभी जीव जंतु अपना जीवन एक कोशिका से स्टार्ट करते हैं और वो अगर एक कोशिका से चलाते रहते हैं तो उसे एक कोशिकी जीव कहा, और एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आपको आएंगे ईस्ट डाइटम्स, जीवाणु आदि, और कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य से बनी हुई होती है। क्या हो जाएगा, और इसमें आप ये लिख लेंगे कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो आवश्यक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य से मिलकर बनी हुई होती हैं। फिर हम देखेंगे इसके बाद, आप सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको इतना ब्रीफ में हमने बता दिया कोशिका की खोज किसने की, ये कैसी क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। इनमें डिफरेंस में तो पॉइंट बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हम आपको यही यहाँ पर उतना ही बताएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए, और बस मेन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, कोशिका के प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे, कोशिका के प्रकार क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार आपके दो प्रकार हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसी प्रकार अगर आप पूरी सेल को देखेंगे तो वहां पर आपको मिले जाएगी एक प्लांट सेल और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका, और दूसरी आपकी हो जाएगी जंतु कोशिका। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले आप लोग इधर लिख लेंगे यूकैरियोटिक, क्या लिख लेंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इधर आपकी हो जाएंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और आपकी हो जाएगी यूकैरियोटिक, तो इधर आपके हो जाएंगे लक्षण, क्या हो जाएंगे, लक्षण। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कोशिका द्रव्य, इसमें एक पॉइंट आप बनाएंगे और इसको इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसको आप लोग इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो जो आपका कोशिका द्रव्य होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हम एक ऐसे बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे बताएंगे। जो आपका कोशिका द्रव्य होता है वो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें पूर्ण कोशिका में फैला हुआ होता है। क्या होता है, पूर्ण कोशिका में फैला, पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। क्या रहता है, फैला रहता है। और आप जब आपका जो यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी, इसमें जो आपका कोशिका द्रव्य होगा साइटोप्लाज्म होगा, वो केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच रहता है, केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच रहता है। उसमें सबसे पहले लक्षण में आप क्या लिखेंगे, हो जाएगा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, और जो आपका यूकैरियोटिक में जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म होता है वो केंद्र तथा कोशिका के बीच में, कोशिका कला के बीच में रहता है। आपकी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में रहता है, और केंद्रक आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, अगर हम इसमें इंग्लिश भी साथ साथ लिखते चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे इसमें आपका तीसरा हो जाएगा केंद्रक, दूसरा इसमें डालिए केंद्रक। केंद्रक की इंग्लिश हम बताते चल रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। आपका जो न्यूक्लियस होगा, तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये अविकसित होता है। क्या होता है, अविकसित केंद्रक। क्या होता है, अविकसित केंद्रक, केंद्रक कला नहीं होती है, केंद्रक कला नहीं, क्या होती है, केंद्रक कला नहीं होती है, और केंद्रक कला नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो आपका होता केंद्रक होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, और इसमें केंद्रक कला भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रक कला
उपस्थित। क्या लिख लेंगे? केंद्रक कला क्या होती है? उपस्थित होती है। फिर इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय की इंग्लिश आपकी हो जाएगी गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगी? गोल्जी बॉडी। तो जो आपकी गोल्जी काय होती है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित। क्या होगी? अनुपस्थित। और जो आपकी यूकैरियोटिक होगी उसमें क्या हो जाएगा? उपस्थित। क्या हो जाएगी? उपस्थित होती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा, चौथे पर आपकी हो जाएगी अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। जो आपकी अंतःप्रदब्बी जालिका होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें अंतःप्रदब्बी जालिका पाई जाती है, यानी कि उपस्थित होती है। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे अनुपस्थित, और यहां पर हो जाएगा उपस्थित। क्या हो जाएगा? उपस्थित। फिर आप लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवें नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो इसमें आप लोग हो जाएगा उपस्थित, उपस्थित। और आपका जो छठा पॉइंट बनेगा इसमें आप लोग लिख लेंगे माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, जिसको आप लोग कहेंगे कोशिका विभाजन। क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। आपका जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। इसमें जो आपका ये छठा पॉइंट रहेगा इसमें तीनों रहेंगे, मियोसिस, माइटोसिस यानी कि कोशिका विभाजन, इसमें क्या हो जाएगा? नहीं होता है। आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? होती है। क्या? क्या हो जाएगा? होती है। तो इसमें आपके कितने पॉइंट हो गए? हमने आपको यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 पॉइंट बता दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आपका जो छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट बनेगा वो आपका बने जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। जो आपके राइबोसोम होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? 70S प्रकार के, 70S प्रकार के क्या होते हैं? 70S प्रकार के होते हैं। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्लस 80S प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आठवां इसमें देखेंगे, इसकी जो रेक्तिका होती है, जो सेल में आपकी रेक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाया जाता है। रेक्तिका, रेक्तिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित। और आपकी जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होगी। तो कितने हो गए? 8। और आपका नवा हो जाएगा लाइसोसोम, वो आपका हो गया राइबोसोम। और आपका जो इधर देखेंगे आठवां, नवा हो जाएगा आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। आपका जो लाइसोसोम होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होगा। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होगा। और आपका जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या होगा? उपस्थित होगा। तो आपके मेन कितने वो हो गए? डिफरेंस हो गए 8, और ये 9। तो फिर से आपको लोगों को हम बता दे रहे हैं, इसमें देख लीजिएगा। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर आप लोग इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लिए। फिर लक्षण, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो लक्षण में सबसे पहले आपका होगा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होगी इसमें पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच में आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फैला हुआ होता है। फिर दूसरा आपका हो जाएगा केंद्रक न्यूक्लियस।
ये आपका अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, आपका जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। फिर आपका हो जाएगा गोल्जी का, इसकी इंग्लिश आपकी हो जाएगी गोल्जी बॉडी। जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है वो क्या हो जाएगी, इसमें अनुपस्थित होती है, और इसमें जो होती है वो उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होगी, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें उपस्थित होगी। फिर आपकी आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्या ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। वो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें अनुपस्थित होगी, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। फिर आपका हो जाएगा मियोसिस, माइटोसिस, और आपकी मियोसिस और कोशिका विभाजन, ये क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा राइजोसोम। राइजोसोम जो आपके होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के पाए जाते हैं, आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या हो जाएगी, 70S प्लस 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। फिर आपकी हो जाएगी रिक्तिका। जो आपकी सेल में रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल्स होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इधर हो गया आपका राइबोसोम, और ये आपका हो जाएगा, आपका 9वां पॉइंट हो जाएगा लाइसोसोम। जो आपका लाइसोसोम होगा वो क्या होगा, इसका ये प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होगा। तो ये क्लास हमारी यहाँ तक रहेगी। इसमें आपको हमने बता दिया सबसे पहले सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की खोज की वो कैसी थी, वो नॉन लिविंग यानी मृत थी। उसके बाद हमने बताया आपको कि जीवित सेल किसने खोजी, उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान साहब ने कोशिका सिद्धांत दिया, ये आप लोगों को बताया। फिर कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको 3-4 पॉइंट वो बताए, आपको ईस्ट डायटम्स और जीवाणु बताएं। एक कोश के जीव होते हैं, इनका जीवन शुरुआत से अंत तक एक कोशिका, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, एक कोशिका से चलता है, इसलिए से एक कोश की जीव कहा। उसके बाद हमने आपको बताया सेल में सेल के टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें आपको हमने कैरेक्टर बताया कि इसमें कौन कौन से मेन जो आपके वो होंगे, डिफरेंस कौन कौन से पाए जाएंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके पहले उमेश सर के द्वारा आपको ये सेल पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। और जेनेटिक्स में पढ़ाया, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देख लेंगे, उन्होंने विद डायग्राम पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ पर ये हमने आपको बताया है ना, मियोसिस और माइटोसिस, जो कोशिका विभाजन, सेल एंड सेल डिवीजन जो बताया वो उमेश सर आपको पढ़ा चुके हैं जेनेटिक्स में। वही टॉपिक यहाँ पर भी दिया गया बायोलॉजी में, सेल एंड सेल डिवीजन। तो हम आपको यहाँ पर सेल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।